नमस्कार। आप सभी बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे पूर्व के व्याख्यान समूह पर आगे चर्चा करेंगे। पूर्व के व्याख्यानों में हमने समूह का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और वर्गीकरण पर चर्चा की थी। साथ ही हमने प्राथमिक समूह की विशेषताओं पर भी चर्चा की है। आज के व्याख्यान में हम द्वितीयक समूह की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। द्वितीयक समूह की अवधारणा प्राथमिक समूह की अवधारणा के आधार पर ही विकसित की गई है, अर्थात वे समूह जो प्राथमिक समूह नहीं हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। किंग्सले डेविस ने भी यही परिभाषा दी कि वे समूह जो प्राथमिक नहीं हैं वे द्वितीयक समूह हैं। बीयरस्टेट के अनुसार वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्यों के मध्य अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के, किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, मजदूर संघ इत्यादि। द्वितीयक समूह की बीयरस्टेट की परिभाषा भी यही है कि वे समूह द्वितीयक समूह हैं जो प्राथमिक नहीं है। इसी प्रकार इसकी विशेषताओं के आधार पर जो इसका अर्थ निकाला गया वो ये कि द्वितीयक समूह वे समूह हैं जिन समूहों के सदस्यों के मध्य अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं, शारीरिक निकटता का अभाव रहता है, संबंध अनौपचारिक प्रकृति के होते हैं, औपचारिक प्रकार के होते हैं। यहाँ अनौपचारिक की जगह औपचारिक कर लें, ये अनौपचारिक त्रुटिवश लिखा हुआ है। किसी एक पक्ष से संबंधित होते हैं। संबंध अस्थायी होते हैं, अर्थात संबंधों में प्रगाढ़ता, मजबूती नहीं होती है। महाविद्यालय, विद्यालय, मजदूर संघ आदि में जो समूह निर्मित होते हैं वे सभी समूह द्वितीयक समूह कहलाते हैं। महाविद्यालय में विद्यार्थियों का जो समूह बनता है जिसमें कई विद्यार्थी होते हैं वह द्वितीयक समूह का अच्छा उदाहरण माना जाता है। अब हम इन समूहों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली विशेषता, ये समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित किए जाते हैं, अर्थात इन ग्रुप्स का जो निर्माण है वह कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दूसरा, इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ संचार के साधनों द्वारा सदस्यों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। इन समूह में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है और संचार के साधनों के द्वारा इन समूह के सदस्यों के मध्य संबंध स्थापित होते हैं, अर्थात टेलीफोन है, पत्र है, इनके माध्यम से हम इस समूह में जुड़े रहते हैं। तीसरी इस समूह की विशेषता होती है द लैक ऑफ सोशल फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक
निकटता का अभाव इन समूहों में पाया जाता है, अर्थात संबंध जो प्राथमिक समूहों में होते हैं, जिनमें साथ साथ उठने बैठने खाने पीने के संबंध होते हैं, ऐसे संबंध द्वितीयक समूह में नहीं पाए जाते हैं। आकार, द्वितीयक समूहों का आकार जो है वह प्राथमिक समूहों की तुलना में बड़ा होता है। प्राथमिक समूहों में परिवार, मित्रमंडली, पड़ोस, जिसका आकार 5 से 10 सदस्यों का होता है, जबकि द्वितीयक समूहों में सदस्यों का आकार बहुत बड़ा होता है। द्वितीयक समूह जो हैं वह व्यक्ति के जीवन के किसी विशेष पहलू से संबंधित होते हैं, अर्थात ये व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष से ही साधारणतः संबंधित होते हैं, अर्थात विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर निर्मित होते हैं। हित इस प्रकार के द्वितीयक समूहों में विशेष उद्देश्य रखता है और किसी न किसी एक पक्ष से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए महाविद्यालय में जो विद्यार्थियों का ग्रुप समूह बनता है वह केवल शिक्षण कार्य से ही संबंधित होता है। इसी प्रकार मजदूर संघ के जो सदस्य हैं वे भी केवल अपने आर्थिक उपार्जन के हितों के आधार पर ही संगठित होते हैं। इसलिए जो द्वितीयक समूह हैं उनका संबंध साधारणतः जीवन के किसी ना किसी एक पक्ष से ही संबंधित होता है। द्वितीयक समूह के सदस्यों के उत्तरदायित्व भी सीमित होते हैं, अर्थात उनके जो दायित्व हैं, जो उनकी भूमिकाएं हैं वह सीमित प्रकार की होती हैं। सर्वव्यापी भूमिकाएं द्वितीयक समूह के सदस्यों में नहीं पाई जाती, जो कि प्राथमिक समूह के सदस्यों में देखने को मिलती है। द्वितीयक समूहों में संविदात्मक या समझौते पर आधारित संबंध होते हैं, अर्थात वैधानिक कानूनी आधार पर संबंध निर्मित किए जाते हैं। द्वितीयक समूह के सदस्य एक निश्चित समय पर मिलते हैं, उनकी कार्यप्रणाली भी वैधानिक होती है और समझौते पर आधारित होते हैं। समझौता टूटते ही द्वितीयक समूह समाप्त हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका कि संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है, जहाँ व्यक्ति के बजाय उसकी परिस्थिति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। विद्यालय महाविद्यालय में जो विद्यार्थी आपस में समूह बनाते हैं वह एक दूसरे के सामाजिक स्टेटस को, जिसमें उसके परिवार की आय, उसकी योग्यता, उसकी उपलब्धियों के आधार पर संबंध बनाए जाते हैं। इसलिए द्वितीयक समूहों में व्यक्ति की परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता है। छुओ और जाओ के संबंध, यह द्वितीयक समूहों की बहुत बड़ी विशेषता है कि द्वितीयक समूहों में जो व्यक्तियों के मध्य संबंध होते हैं वह छुओ और जाओ की प्रकृति के आधार पर होते हैं, अर्थात संबंधों में ना तो प्रगाढ़ता होती है ना घनिष्ठता होती है, एक तरीके से मामूली टच होता है, जिसे छुओ और जाओ के आधार पर है। कहा जाता है विद्यालय में जब विद्यार्थी या महाविद्यालय में जब विद्यार्थी एक दूसरे से मिलते हैं तो दूर से ही नमस्कार करके अपना अपना काम चला लेते हैं। उनमें संबंधों में प्रगाढ़ता, घनिष्ठता का अभाव देखने को मिलता है। इसीलिए द्वितीयक समूहों में छुओ और जाओ के संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समूहों की अवधारणा के आधार पर ही समाजशास्त्रियों ने अर्ध प्राथमिक समूहों की भी अवधारणा विकसित की है। अर्ध प्राथमिक समूहों के अंतर्गत उन समूहों को रखा जाता है जिनमें प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूहों की सम्मिलित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इन्हें
अर्ध प्राथमिक समूह इसलिए कहा जाता है कि ये समूह सदस्यों की संख्या, घनिष्ठता एवं आमने सामने के संबंधों की दृष्टि से ना तो प्राथमिक होते हैं, किंतु संरचना व संगठन की दृष्टि से द्वितीयक समूहों के अधिक निकट होते हैं। अर्थात समूहों का आकार भी अधिक होता है और समूह के सदस्यों में घनिष्ठता भी कम होती है। इस प्रकार के समूहों को अर्ध प्राथमिक समूह कहा गया है। अर्ध प्राथमिक समूहों की संकल्पना के आधार पर ही समाजशास्त्रियों ने आभासी समूह की अवधारणा को भी विकसित किया है। बोटोमोर कहते हैं कि आभासी समूह एक ऐसा योग है जिनमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ तथा कम जागरूक होते हैं। आभासी समूह को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के भेद के आधार पर ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। बोटोमोर के अनुसार आभासी समूह एक ऐसा समूह है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है, अर्थात समूह निर्मित तो होता है परंतु उसके स्ट्रक्चर कमजोर होता है, संगठन कमजोर होता है और जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ तथा कम जागरूक होते हैं। समूह के सदस्य हैं प्रति उसके प्रति जागरूक कम हैं। उदाहरण के लिए महाविद्यालय में जो सेक्शंस का जो बंटवारा किया गया है कि कला संकाय में एक सेक्शन में 100 विद्यार्थी हैं, तो वह एक समूह का तो निर्माण करते हैं परंतु वे एक उस समूह के प्रति, उस सदस्यों के प्रति अनभिज्ञ होते हैं और संरचना व संगठन भी कमजोर दिखाई पड़ता है। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब किसी एक विद्यार्थी से उसी की सेक्शन की दूसरी विद्यार्थी के बारे में पूछा जाता है तो वह उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखती है। इसलिए इस प्रकार के समूहों को समाजशास्त्रियों ने आभासी समूह कहा, क्योंकि संरचना एवं संगठन की दृष्टि से यह समूह कमजोर है और इस समूह के सदस्यों का भी एक दूसरे के प्रति अनभिज्ञता और जागरूकता कम देखने को मिलती है। इसलिए इस प्रकार के समूहों को आभासी समूह कहा गया। इस प्रकार जो समूह की जो महत्वपूर्ण अवधारणा आपके पाठ्यक्रम में है वह हमारे 3 व्याख्यानों में पूर्ण होती है। समूह महत्वपूर्ण अवधारणा है द्वितीयक इकाई की, प्रथम पेपर की द्वितीयक इकाई की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में गिनी जाती है। समूह से संबंधित प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से आता है, चाहे वह लघु प्रश्नों के रूप में हो कि प्राथमिक समूह के उदाहरण लिख लिए, द्वितीयक समूह की विशेषताएं कोई 4 विशेषताएं बताइए, या प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्थापित कीजिए, या फिर कोई एक बड़ा प्रश्न बनता है कि समूह को परिभाषित करते हुए समूहों के वर्गीकरण को समझाइए या स्पष्ट कीजिए। इस रूप में समूह जो है वह हमारी पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और प्रश्न पेपर में भी निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मेरा यही अनुरोध है कि आप समूह जो अवधारणा है उसका जो मेरे 3 व्याख्यान हैं उसको ध्यान से पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए अपने नोट संधारित करें, नोट्सों का निर्माण करें और पाठ्य पुस्तकों की मदद से उनका विस्तार करें। इस प्रकार आप समूहों पर एक अच्छा काम कर पाएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह आपके लिए अत्यंत
उपयोगी भी होगा। तो समूह की जो विशेषताएं हैं, समूह की जो अवधारणा है, वह हमारी आज समाप्त होती है। इसके पश्चात हमारा जो अगला जो अवधारणा है संस्कृति, हम उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।